नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम जो आपको बताने वाले हैं, हमने एक नया सीरीज़ शुरू किया है। इसमें जो करंट गवर्नमेंट एग्जाम है उनका डिस्कशन करेंगे, चाहे वो आपका यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो जाए, उसको हम जरूर बात करेंगे यहाँ पे। तो अभी अभी हाल ही में एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वैकेंसी निकाली है, जो हर साल आपका लगभग निकलती है। ये आपका सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2020 तथा इसके साथ में कुछ पद जो हैं वो आपका सहायक वन संरक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा 2020 के लिए आमंत्रित किए गए हैं पद। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है वह आपका 21/4/2020 से शुरुआत हो चुकी है। और ऑनलाइन जो परीक्षा शुल्क है वह बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि जो बताई जा रही है वो आपका 18/5/2020, मतलब तब तक आप ऑनलाइन शुल्क सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन प्रवेश स्वीकार सबमिट किए जाने की जो तिथि है वह 21/5/2020 तक है, मतलब शुल्क के बाद आप अपना कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है उसको सबमिट करने की तिथि 21/5 है। तो यह तिथि बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल जो वैकेंसी निकली है उसके नोटिफिकेशन में यही कहा गया। ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं कि यह जो विज्ञापन है वो कैसे भर सकते हैं। वेबसाइट इसके लिए है http://upsc.up.nic.in। यहाँ पे जा करके आप इस विज्ञापन को आयोग की वेबसाइट में जाके कंप्लीटली उसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और उसमें आपके पास ऑप्शन होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम का। इसमें और कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जिससे कि आप भर सकें, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करना पड़ेगा। और नीचे ब्लू पेन से जो आपका मैंने राउंड किया है उसमें ध्यान दीजिए कि मैंने अच्छे से वेबसाइट आपको मेंशन कर दिया है। और इसको आपको 3 काम करना है। आप यूजर इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उसको देखिए, एडवर्टाइजमेंट दिया रहेगा उसको आप देख लीजिए, फिर उसके बाद अप्लाई का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाकर क्लिक करके पहले आप कंप्लीटली पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ पद ऐसे हैं जहाँ पे आपके शारीरिक मापदंड की भी आवश्यकता पड़ रही है। और कुछ पद ऐसे हैं जिसमें कि आपका केवल रिटन एग्जाम के आधार पर हो रहा है। कुछ पद ऐसे हैं जिसमें आपका रिटन लिखित परीक्षा भी होगी और उसके साथ साथ इंटरव्यू साक्षात्कार भी सम्मिलित है। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए अगर आप कहोगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन आप फिलहाल अभी फॉर्म भरो और नोटिफिकेशन देखो। अब बात करते हैं कि कैसे करना है। अप्लाई पे क्लिक करो, फिर इसके बाद आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आएगा। और रजिस्ट्रेशन को जब आप कंप्लीट करोगे तो उसके बाद बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा, सबमिट कर दो आप। इसके बाद आप एडिट करने का ऑप्शन भी आपके पास रहेगा। फिर सबमिट बटन करने के बाद आप प्रथम चरण भर चुके होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका होगा, आपके हाथ में रजिस्ट्रेशन स्लिप आ चुका होगा, इसको आप प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर जो सेकंड स्टेज है वो ये है कि आप अपना जो पेमेंट है, क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर द पेमेंट, तो फीस का पेमेंट आप कर सकते हो। तो आप स्टेट बैंक का एमओपीएस मल्टी ऑप्शनल पेमेंट सिस्टम जो है वो आपको होम पेज पे दिखाई देगा, वहाँ से जाकर के 3 माध्यम होंगे आपके पास, वहाँ से जाकर पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, इसको डिटेल में किसी और वीडियो में अगर आप कमेंट करते हो तो बता दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो आवेदन शुल्क आपका यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 मेंशन कर दिया गया है, 5th भी था। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग, जैसे कि अनारक्षित हो चाहे आपका ईडब्ल्यूएस हो, उनके लिए 100 रुपये है। इसी तरह से अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 40 रुपये प्लस 25 रुपये आपका ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। इस तरह से मतलब कंप्लीटली 125 रुपये आपका लग रहा है यूआर के लिए, अनरिजर्व के लिए। ओबीसी एससी के लिए आपका, एससी एसटी के लिए आपका 40 + 25 65 रुपये लग रहा है। दिव्यांगों के लिए केवल 25 रुपये लग रहा है, कोई परीक्षा शुल्क लगेगा, ऑनलाइन प्रक्रिया का 25 रुपये लगेगा। इसी तरीके से भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 65 रुपये लगेगा। यही आपका तरीका है जो शुल्क आपका लग रहा है। अब उसके बाद जो चयन प्रक्रिया होगी वो आप समझिए। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षा जो करा रही है, सहायक वन संरक्षण के भी कुछ पद हैं। इसमें आपका लिखित परीक्षा, ठीक है, जिसका आयोग अलग अलग कराएगी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु विज्ञापन के परिशिष्ट 2 में आपका जो उल्लिखित जिले हैं, क्योंकि परीक्षा केंद्र भी निर्धारित कर दिया गया है, मतलब कि कहाँ कौन कौन से जिलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा वो भी आपको मेंशन कर दिया गया। लेकिन ये भी कहते हैं, लास्ट लाइन आप जब देखोगे तो पता चलेगा कि जिला और केंद्रों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे, उससे कोई आपको मतलब ही नहीं है, आपको तो फॉर्म भरने से मतलब है। अब ये समझिए कि जो चयन परीक्षा है वो आपका मुख्य परीक्षा जो कि लिखित परीक्षा होती है, और जो साक्षात्कार होता है। और कुछ पद ऐसे हैं जहाँ पे केवल लिखित परीक्षा होती है। ठीक है, तो चयन प्रक्रिया ज़्यादातर पदों पे लिखित प्लस साक्षात्कार जो आपका मुख्य परीक्षा होती है उसके बेसिस पे मेरिट बनाई जाती है, उस प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और आप ये जान लो कि कुछ पद ऐसे जरूर हैं जो आपका केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होने हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार फोर्स करूंगा कि एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें अगर आप कंप्लीट फॉर्म भरने जा रहे हैं तो। अगली बात है कि रिक्तियों की संख्या देख लेते हैं। तो वर्तमान में जो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा जो है उसमें रिक्तियों की संख्या लगभग 200 है, तथा सहायक वन संरक्षण क्षेत्रीय वन जो अधिकारी पद हेतु अधियाचन जो है वो अभी मान्य नहीं है, अभी प्राप्त नहीं है। मतलब हमें ये नहीं पता है कि कितने पद आपका सहायक वन संरक्षण के अधिकारियों की है। ये इन्होंने कहा है कि जब प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आएगा तो उसी समय हम ये बता देंगे, उसको सम्मिलित कर देंगे कितने पोस्ट आपके सहायक वन संरक्षण के लिए हैं। लेकिन यह तो तय है कि राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा के तहत लगभग 200 रिक्तियां हैं। ठीक है क्या। अब ग्रेड पे आप देख लो, तो ग्रेड पे आपका 9300 से लेकर के 3480 ग्रेड पे है, जो कि आपका 4600 ग्रेड पेपर पर आता है। मतलब पैसे कितने मिलेंगे उसका रेंज, और ग्रेड पे रेंज जो है आपका 4600 है। नायब तहसीलदार का जो ग्रेड है वो आपका 4200 है, और जो आपका रुपया मिलना है वो आपका 15,600 से लेकर के 39,100 है। और 54 तक के वेतनमान के पद सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा में शामिल है। कहने का मतलब ध्यान से समझो कि ग्रेड पे यहाँ पे देखने को मिलता है 4600 ग्रेड पे दिख रहा है, नायब तहसीलदार का ग्रेड पे 4200 है, कुछ पदों के लिए जो आपका ग्रेड पे है वो आपका 5400 है। तो ये आपका ग्रेड पे है। अब आप ये समझो कि कौन कौन से पद हैं जिसके लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो जैसे कुछ पदों का मैं यहाँ पे नाम लूंगा, सभी का नहीं लूंगा, जैसे डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक,
खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर के लिए, और जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, कोषाधिकारी, लेखाधिकारी, इसी तरह से आपका कोषागार, गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त और अधीनस्थ कारागार। उसके बाद आपका प्रबंधक ऋण जो लघु उद्योग है, प्रबंधक विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण लघु उद्योग, अधिशासी अधिकारी जो हैं श्रेणी 1 के, और सहायक नगर आयुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। इस तरीके के पद यहाँ पे देखने को मिलता है। और भी पद है जिसकी व्याख्या हमने यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए। तो इनका कहना है कि ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं आवेदन पत्र स्वीकार की जाने की जो अंतिम तिथि है तब तक अगर कोई भी अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री रखता है या समकक्ष अर्हता रखता है तो वो आपका फॉर्म फिल कर सकता है। कहने का मतलब लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपके हाथ में आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन आवेदन जो है उसके आधार पर भर सकते हैं, ठीक है क्या। लेकिन आप ये बात भी ध्यान रखिए, अब ये जो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये है कि कुछ पद ऐसे हैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण अर्हता की आवश्यकता है। जैसे कि आपका उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी जो आपका परिवहन का है उसके लिए विधि स्नातक होना चाहिए, ठीक है, ला से स्नातक होना चाहिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए वाणिज्य से आपका स्नातक होना चाहिए। सहायक नियंत्रक विधिक माप जो विज्ञान है, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान जो श्रेणी 2 है उसके लिए एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रक सहित विज्ञान में स्नातक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पद हैं जिनके लिए आपके विशिष्ट है, उसको आप कंप्लीटली जा करके आप देखो कि कौन से पद में आप अतिरिक्त भर सकते हो। इसी तरीके से आपको वरिष्ठ प्रवक्ता की अगर बात करें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए तो स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक होना चाहिए, ठीक है। जिला प्रोविजन अधिकारी के लिए मनोविज्ञान होना चाहिए। बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए समाजशास्त्र आपका और गृह विज्ञान या गृह विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। इस तरीके से अलग अलग पद हैं। सांख्यिकी अधिकारी के लिए आपका किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणित सांख्यिकी में आपका कृषि सांख्यिकी में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। तो इस तरह के पद हैं, उसको आप ध्यान से समझें। इसके बाद अगर आयु सीमा की बात की जाए तो 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखें कि मिनिमम आयु में बात कर रहा हूं तो 1 जुलाई 2020 को अगर आपकी आयु 21 वर्ष हो जा रही है और आप शिक्षण की सारी अर्हताओं को पूरा कर रहे हैं तो आप फार्म को भर सकते हैं। 40 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए, ये भी बात ध्यान रखें। इसका मतलब है कि 2 जुलाई 1980 से लेकर के 1 जुलाई 1999 के बीच वाला व्यक्ति ही इस फॉर्म को भर सकता है। और दिव्यांगों के लिए आपका 55 वर्ष तक है, मतलब 1965 2 जुलाई से पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए। ये आपका छूट दी जा रही है जैसे कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है। अगर किसी उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों में कोई कुशल खिलाड़ी है या फिर कोई आपका राज्य सरकार का ही कर्मचारी है, बेसिक शिक्षा परिषद का कोई कर्मचारी है तो उनके लिए 5 वर्ष की छूट, आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट निर्धारित की जाएगी। अब बात ये समझ लेते हैं कि इसका परीक्षा का जो पैटर्न होना है वो कैसे होगा। तो जब जो आपका पहला परीक्षा प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है उसकी बात करते हैं, मेंस की बात अभी नहीं करेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न पत्र में 4 विकल्प होंगे, यहाँ पे आपको मैंने गोले से दिखाया राउंड करके, और हर प्रश्न को अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो 1/3 माइनस मार्किंग है, मतलब गलत होता है तो आपका अगर 1 नंबर सही उत्तर में मिलता है तो 0.33 कट भी जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 1 से अधिक उत्तर देता है तो उसको भी गलत माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने उत्तर नहीं दिया है तो उसको कोई आपका पनिशमेंट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आती है कि प्रीलिम्स परीक्षा को पास करना, प्रारंभिक परीक्षा को पास करने की जो बात की गई वो क्या है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो न्यूनतम दक्ष मान्यता है, मिनिमम इफिशिएंसी स्टैंडर्ड है, वो आपका 35% है, मतलब कम से कम 35% पाओगे तो जाकर के आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। ये प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो उसमें जब कंप्लीट करोगे तब तो जाकर के आगे लिखित परीक्षा में बैठोगे। तो 35% इनको चाहिए, ठीक है, नहीं तो उसके आगे आप नहीं जा सकते। लेकिन अगर जनरल कैंडिडेट है, यूआर कैंडिडेट है तो उसके लिए आपका क्या होगा, 40% कम से कम प्राप्त करना पड़ेगा, तभी श्रेष्ठता या चयन सूची जो बनती है वो आपका बनेगी, ठीक है क्या। अब बात करते हैं कि जो इससे कम पाएंगे तो उनको पहले ही हटा दिया जाएगा। अब एक और चीज़ है कि अभ्यर्थियों से सामान्य हिंदी के अनिवार्य प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी। मतलब सरकार का मानना है कि सामान्य हिंदी के प्रश्न जो होंगे, जैसे कि आप जानते हो कि दो सेट का पेपर होता है, इस पर मैं अलग से वीडियो चर्चा कर दूंगा। तो जो सेकंड पेपर होता है तो उसमें हिंदी के जो प्रश्न होंगे, हिंदी का जो खंड होगा उसमें आपको पास होना मांगता है, मिनिमम मार्क्स मांगता है, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है वो आपका केवल अर्हकारी होता है, मतलब उसको केवल पास मार्क का करना पड़ता है। तो जिसमें न्यूनतम मार्क्स जो आपको पाना है 33% पाना है, ठीक है। वो आपका एक्चुअली सीसा टाइप की चीज़ होती है, तो उसमें केवल 33% पा जाइए, आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। तो ये रहा आपका कंप्लीट डिस्कशन, जो कि आपका अभी फॉर्म आया हुआ है पीसीएस का। तो इसको हम फेमस रूप से यूपी पीसीएस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी इस पर और भी वीडियोज़ आएंगे, तो इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए कोई भी अप्लाई करते समय कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। धन्यवाद।